हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर आरंभ बैच के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है और आज इसका लेक्चर नंबर 11 है, जो कि इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। आज यूनिट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 1 पांचों यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर वेराइटीज ऑफ टॉपिक काफी ज्यादा हैं। थ्योरी भी है, डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं। न्यूमेरिकल भी अलग अलग वैरायटी के हैं, लेकिन हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है बच गए थे अभी, इलास्टिक कांस्टेंट्स वाले या स्ट्रेस स्ट्रेन वाले, वो न्यूमेरिकल्स आज के इस लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एकेटी में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब कवर हो जाएंगे आपके। लास्ट में आपको डीपीपी दूंगा, तो उस डीपीपी को आप सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ एकेटीयू, लेटेस्ट सिलेबस जो चल रहा है, नया सिलेबस चल रहा है, उसके हिसाब से पूरा कंटेंट अपलोडेड है। आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, अ वर्टिकल सर्कुलर कॉपर बार 20 mm diameter and 3 meter long carries a tensile load of 200 kilonewton. Calculate the elongation, decrease in diameter. कह रहा है कि take E is equal to 100 gigapascal and mu is equal to 0.25। ये क्वेश्चन आपका एकेटीयू 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो एक वर्टिकल कॉपर बार है, आप चाहें तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। डायग्राम बना करके आप चीजों को अगर सॉल्व करें लाइक दिस, है ना। ये मान लीजिए क्या है, एक बेटा बार है, ये क्या हो गया, एक बार है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे इसमें जो है कौन सा लोड लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर लोड लगा हुआ है आपका टेंसाइल लोड। और टेंसाइल लोड कैसे दिखाते हैं हम लोग, आउटवर्ड, है ना, ऐसे लगा हुआ है टेंसाइल लोड। और लोड को हम लिखते हैं बेटा पी से, तो ये हो जाएगा पी, है ना। ये अगर लोड पी है तो ये लोड भी कैसा रहेगा, ये लोड भी पी रहेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन है कैसा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है सर्कुलर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि इसमें बोल दिया ना इसने कि इसका जो डायमीटर है वो 20 mm है। अगर डायमीटर दिया हुआ है इसका मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। इसका डायमीटर क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर इसका जो डायमीटर डी है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिएगा, अब यहां पर एक काम करते हैं, जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द गिवन डेटा, उसको हम नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। वर्टिकल सर्कुलर कॉपर बार 20 mm डायमीटर, यस, तो डी जो है वो 20 mm आपको दिया हुआ है, 20 mm आपको दिया हुआ है। क्या हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, वैसे जरूरत नहीं है तो हम अभी इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। कह रहा है कि जो लेंथ है इसकी, इसकी जो लेंथ है बेटा, इसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है, लेंथ को हम लिखते हैं स्मॉल एल से, और स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है। एल की जो वैल्यू है वो 3 मीटर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। बोलो यस और नो। अच्छा, ये मिलीमीटर में और ये मीटर में, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। तो मैं इस मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देगी तो ये क्या बन गया, मिलीमीटर बन गया। और क्या दिया हुआ है आपको, टेंसाइल लोड दिया हुआ है। टेंसाइल लोड, लोड को हम लिखते हैं पी से, और ये कितना है बेटा, 200 किलो न्यूटन है, 200 किलो न्यूटन है। ओके, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द इलोंगेशन, आपको बताना है इलोंगेशन, और क्या बताना है आपको, चेंज इन डायमीटर, यानी कि आपको बताना है इलोंगेशन कितना होगा और डायमीटर कितना होगा। क्योंकि बेटा आप एक बात बताओ, इस जैसे ये मान लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कोई क्या है, कॉपर की कोई बार है, इसको अगर मैं खींचूंगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जैसे इसको खींचेंगे ना, लोड लगा हुआ है, तो इसकी लेंथ तो हो जाएगी इंक्रीज, डायमीटर हो जाएगा डिक्रीज। तो कितना डायमीटर डिक्रीज हुआ, डेल्टा डी। कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, डेल्टा एल। तो डेल्टा डी और डेल्टा एल की वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ बेटा, यहाँ पे कैपिटल ई की वैल्यू दे रखी है। कैपिटल ई की जो वैल्यू है दैट इज 100 गीगा पास्कल। 100 गीगा पास्कल कितना दिया है, 100 गीगा पास्कल। वेरी गुड। और दिया आपको म्यू की वैल्यू, म्यू क्या होता है बेटा, पॉइजन रेशियो 0.25, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इलोंगेशन का जो फॉर्मूला है उसको जरा एक बार ध्यान से देखिएगा।
देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव होता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं। ओके, बोलो यस और नो। तो यहां से कैपिटल ई इज इक्वल टू हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रेस होती है, जो स्ट्रेस होती है दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। अरे बोलो यस और नो, लोड अपॉन एरिया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां से हम स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, यहां से हम स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन इक्वल टू पी अपॉन ए, पी अपॉन ए। बोलो यस और नो। या फिर एक काम करें, या फिर एक काम करें, यहां से बेटा, यहां से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई। और जो स्ट्रेस होती है वो होती है डेल्टा एल, सॉरी स्ट्रेन जो होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पता है आपको पहले से ही स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। यहां से सिग्मा की वैल्यू यानी स्ट्रेस की वैल्यू पी अपॉन ए हो जाएगी। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी अपॉन ए, यानी कि ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ई। तो यहां से डेल्टा एल जो है वो पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई आ जाएगा। तो ये कैसा है आपके पास, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहें तो। डेल्टा एल दैट इज इलोंगेशन। ये क्या है बेटा, ये है इलोंगेशन। कॉन्सेप्ट समझना कि ये है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब है कि जब हमने किसी बार पे टेंसाइल लोड लगाया तो उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, कितना लोड लगाने पे, पी लोड लगाने पे। अगर उसकी पहले से लेंथ एल थी, है ना, उसकी जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और यंग्स मॉडुलस ई है, तो हमारे पास कितना इलोंगेशन आया, डेल्टा एल। वहीं पर अगर हमने क्या लगा दिया, कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया। ऐसे भी तो हो सकता है, अगर यहां पे आपने लगाया टेंसाइल फोर्स, आपने अगर यहां पर लगाया टेंसाइल फोर्स, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा इलोंगेशन। ये आ जाएगा इलोंगेशन कि कितना इंक्रीज होगी उसकी लेंथ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कल के दिन को क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे, कल के दिन को वो ऐसा भी दे सकता है कि कंप्रेसिव फोर्स लगा देगा यहाँ पे। जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, है ना, जब ये लगेगा कंप्रेसिव फोर्स, तो बेटा इसकी लेंथ हो जाएगी, यहाँ पर तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। और कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, डेल्टा एल। तो डायमीटर कितना डिक्रीज हुआ, डेल्टा डी। यहां पर क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स अगर लगेगा तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ पहले से ए थी तो इसकी लेंथ हो जाएगी डेल्टा एल, और वो डिक्रीज होगी लेंथ इसकी ना, डिक्रीज होगी। और यहां पर जो डायमीटर है बेटा वो इंक्रीज होगा, और कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा डी। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा एल है ये इलोंगेशन होगा अगर टेंसाइल लोड है, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि ये शॉर्ट हो जाएगी कितनी, डेल्टा एल। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, डेल्टा एल, यानी कितनी लेंथ उसकी क्या होगी, डिक्रीज। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, सेम रहने वाला है। चलिए अब हम क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इलोंगेशन जो है वो पी इंटू एल अपॉन ए इंटू इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले हैं जो कि आपको पहले से बताए हुए हैं, यहां पर मैंने आपको इसको रिकॉल करा दिया है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो जरा यहाँ पर आपको हम क्या निकालने वाले हैं, डेल्टा एल निकालने वाले हैं। और डेल्टा एल जो है अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला कहां से आएगा, पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। ओके, तो बेटा डेल्टा एल इज इक्वल टू, डेल्टा एल इज इक्वल टू, देखो पी की वैल्यू कितनी है, 200, 200 ये किलो न्यूटन है, ये किलो न्यूटन है। तो किलो न्यूटन को अगर मैं 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन। क्या बन जाएगा, न्यूटन। एल कितना है बेटा, एल कहां पे है, दैट इज मीटर में था, हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया आपका 3000 मिलीमीटर, 3000 मिलीमीटर अपॉन एरिया। अब एरिया कहां से आएगा, डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको एरिया मिल जाएगा, और एरिया होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाई 4 और डी कितना है यहाँ पर, डायमीटर दैट इज 20 मिलीमीटर। तो आप इसको यहाँ पर 20 मिलीमीटर रखेंगे तो जो आंसर आएगा आपका ए, यानी कि जो एरिया आएगा, तो कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है एरिया, दैट इज पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, 314, 314 यूनिट का ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि आपने जो डायमीटर है इसको मिलीमीटर में रखा है, तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 314 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, एरिया की वैल्यू वहां से पुट करूंगा 314 मिलीमीटर स्क्वायर इनटू जो ई है बेटा, देखो ये जो ई है यहाँ पे
ई की वैल्यू दे रखी है 100 गीगा पास्कल, 100 गीगा पास्कल। और ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, यस, क्योंकि ये यूनिट जो है काम आएंगी आपकी। जो 1 किलो पास्कल होता है बेटा, वो 10 की पावर 3 पास्कल होता है, और जो 1 मेगा पास्कल होता है, 1 मेगा पास्कल जो होता है वो 10 की पावर 6 पास्कल होता है, और 1 गीगा पास्कल जो होता है वो 10 की पावर 9 पास्कल होता है। अरे बोलो यस और नो। या फिर 1 गीगा पास्कल को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल, क्योंकि मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा मतलब 10 की पावर 9, तो यहां पर जो हो जाएगा आपका ये 10 की पावर 3। 1 गीगा पास्कल को डायरेक्टली अगर मैं मेगा पास्कल में लिखूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 पास्कल। एक चीज और आपको याद रखनी है बेटा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो 1 मेगा पास्कल होता है, क्या 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल जो होता है, 1 मेगा पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ये जो E की वैल्यू गीगा पास्कल में है, ये जो E की वैल्यू गीगा पास्कल में 100, तो मैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मेगा पास्कल बन गया। बोलो यस और नो। अरे यस और नो। मैं यहां भी लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं। अगर मैं इसको 100 इंटू 10 की पावर 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा मेगा पास्कल, और इस मेगा पास्कल को हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी थी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको दे रखी थी 0.25, ठीक है ना। यस, तो मैंने यहाँ पर जो वैल्यू पुट करी है बेटा, इसको यहाँ पर मैंने जो वैल्यू पुट करी है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में करी है। न्यूटन पर mm स्क्वायर का मतलब मेगा पास्कल में वैल्यू पुट करी है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो ये न्यूटन है, ये न्यूटन है, तो ये न्यूटन से न्यूटन चला जाएगा। ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर से मीटर मिलीमीटर चला जाएगा। अब ओवरऑल क्या बचा, यहाँ पर मिलीमीटर बचा। तो यहाँ से जब डेल्टा एल की वैल्यू आप निकालोगे, जब डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो यहाँ से आपको जो आंसर आएगा, लेंथ कितना इंक्रीज हुआ डेल्टा एल, वो मिलीमीटर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, ये 1000 से 1000 कट जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर बचेगा आपका 200, और ये 200 अपॉन 100 है, तो 2 बचेगा मात्र। तो 2 इंटू 3000, 2 इंटू 3000 अपॉन 314, तो ये वैल्यू आएगी 19.1 आएगी, 19.1, और यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर होगी। यानी कि अगर आपने ये लोड लगाया है, इतना इतना लोड लगाया है आपने, तो इसकी जो लेंथ इंक्रीज होगी वो इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा आपसे पूछ रहा है डायमीटर में, डायमीटर कितना होगा। तो बेटा आप सभी जानते हैं जो पॉइजन रेशियो होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं इस बात को, वी नो, हम जानते हैं जो पॉइजन रेशियो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अरे यस और नो। अच्छा, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल, कि जिस डायरेक्शन में लोड लगाया आपने वो लॉन्गिट्यूडनल है और उसके परपेंडिकुलर लेटरल है। तो परपेंडिकुलर क्या होगी, डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। म्यू की वैल्यू है 0.25 इक्वल टू डेल्टा डी कितना है, ये तो हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा डी, और डी कितना है बेटा 20 mm है, यस 20 mm है, अपॉन एल, डेल्टा एल कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया है 19.1 है, अपॉन एल कितना है ये हमको पता है 3000 मिलीमीटर है ना। ये सारी वैल्यू मिलीमीटर में है, तो यहाँ से डेल्टा डी भी किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। कितना आएगा बेटा मिलीमीटर में, कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, 0.25 इंटू 19.1 अपॉन 3000 और इंटू 20, सो इट इज कमिंग आउट 0.0318 मिलीमीटर। आंसर आ गया आपका 0.0318 मिलीमीटर, है ना। यहां से आपको मिल गया डेल्टा एल और यहां से आपको मिल गया, यस दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर। आपसे पूछा गया था डेल्टा एल लेंथ कितना इंक्रीज होगा और डायमीटर कितना डिक्रीज होगा, तो ये आंसर आपका आ चुका है। एक बार इसको चेक कर लें जो हमने ऑलरेडी आंसर निकाल रखा था। यस, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो डेल्टा एल की वैल्यू 19.1 मिलीमीटर एंड डेल्टा डी की वैल्यू 0.0318। यस,
सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यूनिट का ध्यान रखें और कैलकुलेशन अच्छे से करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, गलतियां उतनी आपसे कम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ मेटेलिक वायर जिसका y दिया हुआ है 20 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर y से तो हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी यूनिट से पता लग जाएगा कि ये जो है आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ये स्ट्रेस दी हुई है ना। क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं बेटा, ये देखो ये इलास्टिक कांस्टेंट्स आपको दिया हुआ है। आपको देखो यहाँ पर सिग्मा लिख दिया यहाँ पे, अभी तक हम सिग्मा को स्ट्रेस से लिखते आए हैं। अभी तक हमने जो नोटेशन से यूज करे हैं, सिग्मा से हमने स्ट्रेस लिखा था, याद होगा आपको। कैपिटल ई से लिखा था यंग्स मॉडुलस, सिग्मा से लिखा था हमने स्ट्रेस को, और पॉइजन रेशियो को लिखा था हमने म्यू से। ठीक है ना, यही तो लिखा है हमने। एल से हम लेंथ को लिखते हैं, डेल्टा एल कितना लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। डी से हम डायमीटर लिखते हैं, और डेल्टा डी से हम इंक्रीज और डिक्रीज इन डायमीटर लिखते हैं। कैपिटल जी से हम शेयर मॉडुलस को लिखते हैं, कैपिटल के से हम बल्क मॉडुलस को लिखते हैं। ये नोटेशंस आपको बता रखे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कह रहा है अब मेटेलिक वायर वाई दे दिया इसने यहाँ पर 20 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पॉइजन रेशियो दे दिया, तो चलिए पॉइजन रेशियो का तो नाम इसने दे दिया यहाँ पर, लेकिन इसका कुछ बोला ही नहीं है इसने, ये कि क्या चीज है, ये इसने क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं है, और फर्स्ट ईयर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, है ना। अब इसको यूनिट से हमको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ दे रखी है 3 मीटर, डायमीटर दे रखा 0.1 सेंटीमीटर, इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ 10 kg, कैलकुलेट द डिक्रीज इन डायमीटर। मैं डायग्राम से अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो बेटा ये कुछ इस तरह का है, कोई वायर है इस तरह से लाइक दिस, और इस वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, इस वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है इस तरह से। तो हम जब डायग्राम बनाते हैं तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लोड को बराबर दिखाते हैं। ये कितना लोड है बेटा, दिस लोड इज P, तो ये भी कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी P है और ये भी P है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी लेंथ L आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इसका डायमीटर भी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो क्या आपको दिया हुआ है, एक तो ये आपको दे रखा है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को इसने कैपिटल Y से लिख दिया है यहाँ पे 20 इंटू, इसको बोलना चाहिए था कि क्या है, बोला नहीं है इसने, 20 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो आपको दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो का म्यू से लिखते हैं, इसने सिग्मा से लिख दिया यहाँ पे, एंड दैट इज 0.26, 0.26, ओके। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। लेंथ इसने दे रखी है 3 मीटर, लेंथ दे रखी है 3 मीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर, ओके। नाउ और भी कुछ दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है मास, m दिया हुआ है, मास कितना दिया आपको, दैट इज इक्वल टू 10 kg, बहुत बढ़िया, 10 kg हो गया। कैलकुलेट डिक्रीज इन डायमीटर, आपसे पूछा गया है डायमीटर कितना डिक्रीज हो जाएगा इसका, डेल्टा डी। तो डेल्टा डी आपसे पूछा गया है कि भाई जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन डायमीटर इसका डिक्रीज होगा, तो डायमीटर कितना डिक्रीज होगा वो यहाँ पे ये चीज पूछी गई है। चलिए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे इसको, कि भाई आपको पॉइजन रेशियो तो दे रखा है, बिल्कुल पॉइजन रेशियो आपको दे रखा है, वेरी नाइस। तो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पॉइजन रेशियो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बोलो यस और नो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। नाउ अब लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर हमको ये सारी चीजें मिल, मतलब ये देखो म्यू आपको पता है, यस, अगर हमको डी पता लग जाए, यस, तो डी पता है आपको, क्वेश्चन के अंदर दिया, एल भी आपको दिया हुआ है, डेल्टा डी आपको कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एल अपने पास नहीं है, हमारे पास अभी डेल्टा एल नहीं है, डेल्टा एल नहीं है। तो डेल्टा एल की वैल्यू अगर हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर लें तो हमको डेल्टा डी मिल जाएगा, जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में डेल्टा भी पूछा था उसने, तो हम पहले डेल्टा एल निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एल निकाल लेते हैं, फिर हमारा काम बन जाएगा। तो डेल्टा एल निकालने के लिए क्या दिया हुआ आपको, आपको दे रखा है यहाँ पर कैपिटल ई, क्या दे रखा है आपको, कैपिटल ई दे रखा है, ओके।
9। अभी हमारे पास लोड पता है क्या? लोड भी नहीं पता है, तो यहाँ पर लोड को हम लिखते हैं P से, और यहाँ पर जो लोड है फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg से मिल जाएगा हमको। m की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, m की वैल्यू दे रखी है 10 kg, कितनी दे रखी है 10 इंटू 9.8, g की वैल्यू 9.8, तो बेटा यहाँ पे हमको p की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 98 न्यूटन। तो p की वैल्यू हमको मिल चुकी है, p की वैल्यू हमको मिल चुकी है। डेल्टा L जो फॉर्मूला अभी हमने लगाया था PL अपॉन ए, वो लगा सकते हैं क्या? डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन ए। वेरी गुड, तो लगाएंगे यहाँ पर हम फॉर्मूला डेल्टा L इज इक्वल टू P इंटू एल। क्या लिखेंगे? हाँ जी, क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर हम डेल्टा L निकालेंगे पहले, दैट इज P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो P की वैल्यू कितनी है? 98। वेरी गुड, 98 न्यूटन में है। मल्टीप्लाई करेंगे L से, L कितना है बेटा? यहाँ पर 3 मीटर है, 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन एरिया कितना है? अभी एरिया हमको नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर डायमीटर तो पता है, तो डायमीटर पता है तो आपको एरिया पता लग जाएगा, और एरिया होता है आपका π/4 d स्क्वायर। तो π/4 इंटू डी, डायमीटर कितना है? डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.001 मीटर, तो जो एरिया आएगा यहाँ से वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0.001 का स्क्वायर इंटू 3.14 अपॉन 4, तो इट इज कमिंग आउट 7.85 इंटू 10 की पावर 7, और ये होगा मीटर स्क्वायर में। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एरिया की, दैट इज 7.85 इंटू 10 की पावर -7, ये होगा मीटर स्क्वायर इंटू ई। ई की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है? 20 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको डेल्टा L मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, डेल्टा L मिलेगा। देखो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस न्यूटन से ये वाला न्यूटन खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर? मीटर। तो आंसर जो आएगा डेल्टा L की जो वैल्यू आने वाली है आपके पास, डेल्टा L की जो वैल्यू आने वाली है वो मीटर में आने वाली है। तो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हम, ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10 की पावर 10, ये आ गया, ये हो जाएगा 98 इंटू 3 अपॉन आंसर, यस। तो 1.87 और ये आ जाएगा, तो इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मीटर में आ जाएगा। मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे 1.8726 इंटू 10 की पावर -3, ये आया मीटर में। अगर मैं इसको डेल्टा L को मिलीमीटर में लिखना चाहूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1.8726 मिलीमीटर। तो मेरे को डेल्टा L की वैल्यू मिल गई। अब हम जानते हैं जो म्यू होता है, अभी फॉर्मूला लगाया था हमने, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था हमने। तो यहाँ से जो म्यू होगा बेटा, म्यू हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा D अपॉन D, अरे यस और नो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L, तो वैल्यू पुट करेंगे और यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा D की वैल्यू। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? यस, दैट इज 0.26 इक्वल टू डेल्टा D की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है बेटा। और D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू आपको दे रखी है, या तो आप सारी वैल्यूज मीटर में रखो या मिलीमीटर में रखो। मान लो मैं इसको मीटर में रख देता हूं, तो डेल्टा D की वैल्यू मीटर में आएगी, तो डेल्टा D मीटर में आ जाएगा। अगर मैं D को किस में रखूंगा? मीटर में, तो D की वैल्यू कितनी है? 0.001 मीटर अपॉन डेल्टा L की वैल्यू यहां से आई थी मेरे पास मीटर में, 1.8726 इंटू 10 की पावर -3। वेरी गुड, और डिवाइड करेंगे L से, यानी कि L कितना है? 3 मीटर, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमने मीटर में रखी है। तो यहां से जब डेल्टा D आएगा, तो यहां से बेटा जब डेल्टा D निकल के आएगा तो ये आएगा मीटर में। कितना आएगा डेल्टा D? 0.26 इंटू 0.001, ठीक है, इंटू 1.8726 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 3। इट इज कमिंग आउट 1.6229 इंटू 10 की पावर -7 मीटर में आएगा। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.622 इंटू 10 की पावर -4 मिलीमीटर,
ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, राइट। यस, इसका जो आंसर आ रहा है 1.62 इंटू 10⁻⁷ मीटर, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको मिलीमीटर में लिख दिया, आप मीटर में लिख के छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। जो फॉर्मूले पिछली क्वेश्चन में लगे वही फॉर्मूले यहाँ भी आपको देखने को मिले। ई दे रखा था, म्यू दे रखा था, एल दे रखा था, डी दे रखा था, मास दे रखा था, डेल्टा डी निकालना था। पी जो होता है वो फोर्स mg से निकाल लिया, पी आ गया आपके 98, डेल्टा एल इस फॉर्मूले से निकाल लिया, है ना। ये अगर आप यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है आपको कि मीटर में आ रहा है कि मिलीमीटर में आ रहा है, फिर आपने ये पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, डिफाइन पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो और बल्क मॉडुलस को डिफाइन करना है, तो वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ बार सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट यानी कि टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, ये कोई बार है, यहाँ पर टेंसाइल लोड लगा दिया हमने P। डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। डायमीटर आपको कितना दिया है बेटा, तो डायमीटर दिया है 54 किलो न्यूटन, वेरी गुड, 54 किलो न्यूटन। गेज लेंथ आपको दे रखी है, एल आपको दे रखा है 300 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर। एक्सटेंशन ऑफ द बार, बार का जो एक्सटेंशन है, क्योंकि जब यहाँ पर टेंसाइल लोड लगेगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, तो कितना एक्सटेंड होगी, दैट इज डेल्टा एल। डेल्टा एल यानी कि इलोंगेशन, एक्सटेंशन दिया हुआ है 0.112 मिलीमीटर। चेंज इन डायमीटर, जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर इसका डिक्रीज होगा। क्रॉस सेक्शन कैसा है इसका, सर्कुलर, तो डेल्टा डी इज ऑल्सो गिवन 0.00366 मिलीमीटर। कैलकुलेट द पॉइजन रेशियो। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है उसको जरा नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर पॉइजन रेशियो बताना है आपको। एक तो म्यू की वैल्यू बतानी है, यस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि कैपिटल ई की वैल्यू बतानी है, यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं इसको। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी आपको बताना है, एंड बल्क मॉडुलस कैपिटल के आपको यहाँ पर बताना है। ये इस तरह से आपको ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायमीटर हमको दिया है क्या, अच्छा यहाँ पर जो है डायमीटर, ओके ओके ओके, यहाँ पर मेरे को ठीक करना होगा इसको। यहाँ पर आपको डायमीटर दिया था, डायमीटर दिया था आपको, दैट इज इक्वल टू 30 mm, यस 30 mm। और जो लोड आपको दिया है P, वो दिया है 54 किलो न्यूटन। नाउ इट इज करेक्ट, ओके। तो इसका एरिया मैं निकाल लेता हूं पहले, इसकी जरूरत पड़ेगी एरिया की। तो एरिया होगा इसका π/4d², π/4, यहां लिख लेते हैं इसको। जो एरिया आएगा इसका वो आएगा π/4d²। तो π/4 डायमीटर कितना बेटा, डायमीटर आपको दिया है 30 mm, तो 30 का स्क्वायर। तो एरिया आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके, π/4 इंटू 30 का स्क्वायर। तो इट इज कमिंग आउट 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आपको यहां से पता लग जाएगा π/4d² से, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब म्यू की वैल्यू कहां से आएगी, म्यू का फॉर्मूला क्या आपके पास, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन कहां से आएगी, डेल्टा डी अपॉन डी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहां से आएगी, डेल्टा एल अपॉन एल। तो क्या निकाल सकते हैं हम, क्योंकि अब हमारे पास डी भी है, देखो हमारे पास डी है, हमारे पास एल है, और हमारे पास क्या है, देखिए डी, डेल्टा डी, एल, डेल्टा एल, सब कुछ अपने पास है। तो क्या यहां से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां से हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लेते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है वो होती है डेल्टा एल अपॉन एल, ओके। तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, डेल्टा एल की कितनी है, डेल्टा एल है 0. देखिए वही फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं, 0.112, और एल कितना है बेटा,
एल कितना है, 300 है, एल यहाँ पर 300 है। तो यहाँ से मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिला बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गई, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो 0.112 अपॉन 300, तो इट इज कमिंग आउट 3.73 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4। ओके, चलिएगा। इसी तरह से मैं लेटरल स्ट्रेन निकाल सकता हूं क्या, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू होगा डेल्टा डी अपॉन डी। तो डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डी, यस 0 पॉइंट, वैल्यू दे रखी है 0.00366 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30 mm। तो क्या यहां से मुझे लेटरल स्ट्रेन मिल जाएगी, क्या यहां से मुझे लेटरल स्ट्रेन मिल जाएगी 0.00366 अपॉन 30। सो इट इज कमिंग आउट 1.22 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन हमने बड़े आराम से यहां से कैलकुलेट कर ली है। अब हमको चाहिए म्यू। तो म्यू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है म्यू, दैट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन करें उसमें भी हमने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लेटरल स्ट्रेन कितने आ रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन कितना है 1.22 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है बेटा, ये रहा लॉन्गिट्यूडनल 3.73 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमको मिलेगा यहां से म्यू की वैल्यू। तो कितना आएगा म्यू, जरा हम इसको देख लेते हैं। 1.22 इंटू, म्यू की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन 0.5 आनी चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं, इसकी वैल्यू तो म्यू की काफी ज्यादा आ जाएगी हमारे पास। मैंने बता रखा आपको म्यू की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 0.5 से कम आएगी और 0 से ज्यादा आएगी। 0.3, 0.34, 0.35 इस तरह की वैल्यू आती है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये जो है यहाँ पे मुझे दिख पा रहा है कि म्यू की वैल्यू तो काफी ज्यादा आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हमसे हुई है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक बार लेटरल स्ट्रेन देख लें। ये हो जाएगा 0.00366 अपॉन 30। हाँ बिल्कुल, तो ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज नॉट माइनस के 2, ये माइनस के 4 है। ये क्या है बेटा, माइनस के 4 है। तो हम यहाँ पर इसको ठीक करेंगे, दिस इज नॉट अ -2, इट इज माइनस के 4। क्योंकि यहाँ से मुझे लगा, क्या लगा मुझे कि यार म्यू की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रही है, जबकि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0.5 से कम आनी चाहिए। अब इसकी 0.5 से कम आ जाएगी, 1.22 अपॉन 3.73। तो ये आगे 0.33 वैल्यू आ गई इसके अप्रोक्सीमेट, 0.33, 0.327 आ रहा है। तो आप इसको 0. क्या लिख सकते हैं, 33 लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपने ये आंसर निकाल लिया यहाँ पे। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यस और नो, अरे यस और नो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस, ओके। अब आपको म्यू की वैल्यू तो आ गई, यंग्स मॉडुलस चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू। इस फॉर्मूले को अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास E भी नहीं है, हमारे पास G भी नहीं है। तो अगर हम E निकाल लें तो फिर G मिल जाएगा हमको। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस के 2 म्यू। अगर हमको E मिल जाएगा तो फिर K भी मिल जाएगा। तो असली कहानी अब E की है। अब E को कैसे निकालें, E को निकाल लेंगे तो फिर जो है G और K हमको इलास्टिक कांस्टेंट्स वाले डेरिवेशन से जो फॉर्मूले अपने पास थे वहां से वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, पहले E की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आइए देख लेते हैं। E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज P अपॉन A। और स्ट्रेन क्या होता है बेटा, दैट इज डेल्टा L अपॉन L। अब देखिए ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं कि नहीं है।
सब वैल्यू आपके पास हैं। तो P कितना है बेटा, यहाँ पर आ जाइएगा जरा, P की वैल्यू कितनी है, दैट इज 54 किलो न्यूटन। तो लिखेंगे यहाँ पर 54,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट बन जाएगी इसकी किलो न्यूटन की जगह न्यूटन, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक स्टेप और आगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P, L ऊपर चला जाएगा और A इंटू डेल्टा L। वेरी गुड। चलिए तो वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, हमने P की वैल्यू पुट कर दी न्यूटन में और L की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर मिलीमीटर में। L कहाँ पर है, दिस इज 300 मिलीमीटर, दिस इज 300 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया। डिवाइड करेंगे एरिया से, एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 706.5, 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया हम कैलकुलेट कर चुके थे। अब ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है 0.112, 0.112 मिलीमीटर। तो यहां से आपको कैपिटल ई मिल जाएगा बेटा। कैपिटल ई किस में आएगा हमारा, देखो ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर न्यूटन है और नीचे एमएम स्क्वायर है, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ जाएगा। जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही क्या होती है, यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी होती है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 54 इंटू 1000, यस, इंटू 300 अपॉन 706.5 अपॉन 0.112, ठीक है ना, 0.112 ही था ना, ये एक बार चेक कर लेते हैं, 0.112, ठीक है। तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 204,731.57 या अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू ले लें। एंड दिस इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं मेगा पास्कल, मेगा पास्कल का 204,731 मेगा पास्कल, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो गीगा पास्कल बन जाएगा। तो E इज इक्वल टू 20 पॉइंट, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 204 आएगा, यह आएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 204.73, दिस इज गीगा पास्कल। तो ये आंसर बेटा आपको आ चुके हैं, दीज आर दी आंसर। यूनिट जो आप यूज करना चाहें, हमारा जो आंसर आएगा वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आएगा, इसी को हम मेगा पास्कल कहते हैं, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो गीगा पास्कल बन जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या E की वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए जो हमारी आ रही है, यस। कैपिटल E जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 204 गीगा पास्कल, 204 गीगा पास्कल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 204 लिख लूं क्या, E की वैल्यू को, है ना, लिख सकते हैं। E जो आ रहा है आपका, E जो आ रहा है वो आ रहा है 204 गीगा पास्कल। चलिए अब हमको कैपिटल G की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, कैपिटल G की वैल्यू बतानी है। यहां पर आप देख सकते हैं म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, E हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम E की हेल्प से G और K की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो कैपिटल E होता है, हमने डेरिवेशन डिराइव किया हुआ है 2G 1 प्लस के म्यू होता है। तो E की वैल्यू कितनी है बेटा, 204, अभी कैलकुलेट करी, 204 गीगा पास्कल, 204 गीगा पास्कल, 2 इंटू G की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, यस, यहां पर म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर दी 0.33, 0.33, अरे बोलो यस और नो। तो यहां से G की वैल्यू मिल जाएगी, जब आपने इसको गीगा पास्कल में रखा है तो G की वैल्यू भी गीगा पास्कल में आएगी। तो 204 अपॉन 2 माइनस अपॉन 1.33, so it is coming out 76.69, 76.69, that is गीगा पास्कल, गीगा पास्कल। तो ये आंसर आपको मिल चुका है, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं, कैपिटल E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे E की, जो कि है 204 गीगा पास्कल, 3 इंटू के की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस के 2 इंटू 0.33। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू गीगा पास्कल में आ जाएगी, कितनी आएगी जरा देखते हैं, 204 अपॉन 3, और ये हो जाएगा आपका अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0.33, यस 67.5
ये आ जाएगा 67.66। ठीक है, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ इसको। 1 माइनस के 2 इंटू 0.33 इंटू 3 और ये हो जाएगा 204 अपॉन आंसर। नहीं, 200 आ रहा है बेटा, कहीं मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। लेट मी रीचेक अगेन। ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 इंटू 0.33 यस इंटू 3 यस 204 अपॉन आंसर 200 आ रहा है। तो कैपिटल के की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 200 गीगा पास्कल। लेट मी क्रॉस चेक, इसको एक बार हम जो है वेरीफाई कर लेते हैं। 200 इसमें आ रही है 196 तो अप्रोक्सीमेट 200 आ रहा है। ठीक है, यहां पर जो म्यू की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 0.33 पुट कर रहा हूं। हालांकि इसकी जो 3 डिजिट तक हमने जो वैल्यू रख सकते थे 0.327 रख सकते थे, 0.327, तो मैंने 2 डिजिट तक रखी जिसके कारण हल्का सा वेरिएशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर आपका आ चुका है बेटा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने 4 चीजें हमसे पूछी गई थी, और वो कौन कौन सी चीजें थी हमसे पूछा गया था। यहाँ पे पहला फर्स्ट में पूछा गया आपसे, फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया, म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू 0.33 आपको मिल गई। दूसरा आपसे पूछा गया यहाँ पर ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू आ गई आपके पास 204 गीगा पास्कल। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर जो है कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी आई 76.69 गीगा पास्कल। फिर आपसे पूछा गया फोर्थ पार्ट में कैपिटल के बल्क मॉडुलस जो कि कितना आ रहा है 200 गीगा पास्कल आ रहा है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है आपको, यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन हमको ये मिल रहा है बेटा यहाँ पे कि जो ई की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, जो यहाँ पर देखो यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में कौन सबसे ज्यादा, कैपिटल ई सबसे ज्यादा, उसके बाद कैपिटल के, और सबसे छोटा क्या है जी है ना। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है कि कभी आपसे न्यूमेरिकल में अगर ये तीनों चीजें पूछे, अगर आपका आंसर जो है सबसे ज्यादा ई आ रहा है, फिर उसके बाद के, उसके बाद जे, इसका मतलब आपका आंसर ठीक होने की संभावना ज्यादा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखा कि म्यू की वैल्यू ज्यादा आ रही थी, मोर देन 1 आ रही थी, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुई है, तो हमने मिस्टेक चेक करी, वो हमको पता लग गई। तो एक ऑब्जर्वेशन अगर आपकी लाइफ में होते हैं ना, ऑब्जर्वेशन से कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप उसको रीचेक कर सकते हैं, है ना, रिकैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा ई होता है, सबसे बड़ी वैल्यू ई की होती है। फिर उसके बाद सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए, सेम कंडीशन के लिए ई की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर के की, उसके बाद सबसे छोटा होता है जी। इस ऑर्डर में अगर आपके आंसर आ रहे हैं इसका मतलब अच्छी बात है। आगे बढ़ें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कह रहा है एन एक्सियल लोड ऑफ 22 किलो न्यूटन, अ 45 mm वाइड बाय 15 mm thick polymer bar elongates 3 mm while the bar width contracts 0.25 millimeter. The bar is 200 mm long. At the 22 kilonewton, the stress in the polymer bar is less than its proportional limit. मतलब जो फॉर्मूले हमने ड्राइव करे हैं वो फॉर्मूले हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है, डिटरमाइन करवा रहा है आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, द चेंज इन द बार थिकनेस। तो इसका एक डायग्राम बना लें तो कैसा रहेगा, इसका अगर हम एक डायग्राम बना लें तो कैसा रहेगा। लोड कैसा लगा हुआ है, इलोंगेट हो रही ना, अगर कोई भी बॉडी इलोंगेट हो रही है इसका मतलब वहां पर टेंसाइल लोड होगा, तभी तो खिंचाव आएगा उसके अंदर। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है मामला इसका। तो हमने ये डायग्राम यहाँ पर बना लिया। तो लोड को हम लिखते हैं P से, तो हम दिखा देंगे ये लोड P है, तो ये लोड भी कितना होगा, P होगा। अब यहाँ पर इसने एक चीज बोली है कि इसके जो वाइड कितना है, यानी कि उसकी वाइड कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है। तो ये 40 mm तो वाइड है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है बेटा वो कैसा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये इसमें नया है क्वेश्चन के अंदर, जो अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका जो क्रॉस सेक्शन था वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का था, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ये हो जाएगा बी विड्थ
और ये हो जाएगी इसकी थिकनेस। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे इस बार हम? एरिया होता है B इंटू टी, यही तो होगा एरिया। तो यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है आपको, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एन एक्सियल लोड ऑफ 22 किलो न्यूटन, यानी कि P की वैल्यू जो है वो 22 किलो न्यूटन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022-23 में। 45 mm वाइड, यानी कि B की वैल्यू आपको दे रखी है 45 mm। ओके, थिकनेस दे रखी है 15 mm। थिकनेस कितनी दे रखी है? 15 mm। इसकी थिकनेस कितनी है? 15 mm। ओके, इलोंगेट हुआ है कितना? 3 mm। इलोंगेट कितना हुआ है? 3 mm हुआ है। 3 mm कितना इलोंगेट हो गया? 3 mm। वाइल द बार विड्थ कॉन्ट्रैक्ट, जो बार है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गई है ना, क्योंकि जब ये इलोंगेट होगी तो इसकी थिकनेस भी कम होगी, इसकी विड्थ भी कम होगी। तो ये वही दिया उसने, विड्थ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डेल्टा बी की वैल्यू दे रखी है। भाई अभी तक क्या था कि डायमीटर चेंज हो रहा था, लेंथ चेंज हो रही थी। इस बार इसकी लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन थिकनेस कम हो जाएगी और इसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेल्टा बी की वैल्यू 0.25 mm दे रखी है, 0.25 mm। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? द बार इज 200 mm लॉन्ग, यानी कि लेंथ दे रखी है 200 mm लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। एट द 22 किलो न्यूटन लोड द स्ट्रेस इन द पॉलीमर बार इज लेस देन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करवा रहा है आपसे? डिटरमाइन आपसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है पॉइजन रेशियो म्यू, या फिर आप इसको 1/m भी लिख सकते हो। वेरी गुड। द चेंज इन द बार थिकनेस, तीसरे पार्ट में आपसे पूछा गया डेल्टा टी, थिकनेस में कितना चेंज हुआ, थिकनेस में कितना चेंज हुआ। चलिएगा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी तो स्ट्रेस निकाल लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू P/A। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? दैट इज 22 किलो न्यूटन। 22 किलो न्यूटन 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन अपॉन एरिया। एरिया कितना है बेटा? देखो एरिया यहां से मिलेगा आपको, एरिया यहां से मिलेगा B इंटू टी से। तो B कितना है? 45 mm है, 45 mm, 45 mm, और इंटू थिकनेस कितनी है? 15 mm, इंटू 15 mm। तो यहां से आपको एरिया मिल जाएगा बेटा। तो सॉल्व, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे एरिया को, 45 इंटू 15 दैट इज 675। 675 यूनिट का ध्यान रखेंगे, ये मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे एरिया की, कितना एरिया? दैट इज 675 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा स्ट्रेस की वैल्यू, कितना आएगा? 22 इंटू 1000, पहले से वैल्यू पुट कर रखे थे हमने, ये आ जाएगा हमारा 32.59 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं मेगा पास्कल, ठीक है ना। तो स्ट्रेस कितना आ रहा है? 32.59। कितना आ रहा है स्ट्रेस की वैल्यू? दैट इज कमिंग आउट 32.59 मेगा पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से हम एक काम करेंगे, यहां से हमको क्या मिल जाएगा? स्ट्रेन मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है 3 mm। डेल्टा एल की वैल्यू है 3 mm, और एल की वैल्यू भी दे रखी है आपको, दैट इज हाउ मच? एल इज गिवन टू यू 200 mm, 200 mm। तो यहां से मुझे स्ट्रेन मिल जाएगा, और ये कितना आएगा? 3/300, 3/200, 3/200। लेंथ कितनी है? 200। सो 0.015 यूनिट कुछ नहीं होगी इसकी, यूनिट कुछ नहीं होगी इसकी। यस और नो? तो यहां से मेरे को स्ट्रेन मिल गई और यहां से मुझे स्ट्रेस मिल गई। बोलो यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कैपिटल ई की वैल्यू कहां से आएगी। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। कैपिटल ई क्या होता है? कैपिटल ई, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। कैपिटल ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेस की कितनी है? स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है बेटा? ये रही स्ट्रेस की वैल्यू 32.59, 32.59 अपॉन स्ट्रेन कितना था? 0.015, 0.015, ये था आपका न्यूटन
पर mm स्क्वायर, तो कैपिटल ई भी जो आएगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही आएगा, यानी कि मेगा पास्कल में ही आएगा। तो 32.59 ये आ जाएगा बेटा 2172.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2172.67 मेगा पास्कल। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गीगा पास्कल में ये वैल्यू मिल जाएगी। क्या हमारी E की वैल्यू ठीक आ रही है? यस, 2172.67 मेगा पास्कल। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका आ चुका है। वेरी गुड। अब क्या चाहिए हमको? अब हमको चाहिए यहां पर म्यू की वैल्यू। म्यू कितना होगा? तो म्यू कितना होता है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो निकाल चुके हैं, अब लेटरल स्ट्रेन कैसा आएगी? लेटरल स्ट्रेन कैसा आएगी? क्यों हमारे पास लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए कुछ है क्या? भाई हमको म्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर हमको डेल्टा बी पता है। यस, बी पता है, बहुत बढ़िया, हो जाएगा अपना काम। वेरी गुड, हमारे पास है। हम जानते हैं जो पॉइजन रेशियो होता है म्यू, दैट इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब हम पहले डायमीटर की बात कर रहे थे तो वहां पर केवल एक ही लेटरल स्ट्रेन थी, क्योंकि लेंथ और उस लेंथ थी पहले। अभी जो जितने क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था तो वहां पर लेंथ थी लॉन्गिट्यूडनल और डायमीटर था परपेंडिकुलर। लेकिन यहां पर लेंथ अभी भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन जो लेटरल स्ट्रेन है दो आएंगी, क्योंकि यहां पर जो विड्थ है और जो थिकनेस है ये दोनों क्या है, लेटरल। कुछ ऐसा ही है ना, लाइक दिस। ये अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता, सुनो, अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता तो लेंथ ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल, ये डायमीटर इसका परपेंडिकुलर, तो केवल एक ही था वहां पे, लेटरल एक ही थी। लेकिन अभी कुछ ऐसा है, ये कैसा है, कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। लेंथ लॉन्गिट्यूडनल, ये होगी विड्थ इसकी लेटरल, और ये होगी इसकी थिकनेस लेटरल। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर डेल्टा बी की वैल्यू हमको, यहाँ पर आपको देखा है एल डेल्टा एल और आपको बी डेल्टा बी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर और हमको क्या मिल जाएगा, पॉइजन रेशियो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन बी, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा बी कितना है बेटा, दिस इज डेल्टा बी 0.25, 0.25 अपॉन बी कितना है, 15 है, बी की वैल्यू 15 है। डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 3, डेल्टा एल 3 है, और डेल्टा एल के अलावा एल कितना है, 200 है, ये हो गया 200। तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। और म्यू की जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं कितने आएगी, 0.25 अपॉन 15, ऊपर जाएगा 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 3, सो इट इज कमिंग आउट 1 पॉइंट समथिंग, नो नॉट पॉसिबल, गलत हो गया कहीं। तो 0.25 अपॉन 15, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 200, कहीं गलत हो रहा है बेटा, वैल्यू 1.11 आ रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हमसे हुई है। 0.25, 0.25 क्या डेल्टा बी है? हाँ ठीक है, डेल्टा बी है। अच्छा, बी की वैल्यू 45 बेटा, देखो कहीं गलती होगी ना। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जब मैंने आपको पॉइजन रेशियो पढ़ाया था म्यू, तो वहां पर मैंने बताया था 0.5 से कम आएगी, 0 से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 1.11 आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। तो बेटा जो बी है ना, बी की वैल्यू यहाँ पर 15 नहीं है, वो थिकनेस है, तो बी की वैल्यू जो है वो 45 है, दैट इज 45। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 0.25 अपॉन 45 इंटू 200 अपॉन 3, तो दैट इज कमिंग आउट 0.37, 0.37। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा आंसर भी आपके पास आ चुका है। अब एक और तीसरा चीज पूछी गई आपसे, क्या पूछा गया है, देखो ये पूछा गया था आपसे, ई यंग्स मॉडल बता दिया, पॉइजन रेशियो म्यू बता दिया। अब थिकनेस पूछी गई आपसे, चेंज इन थिकनेस, थिकनेस में कितना चेंज हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमको एक बार फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तीसरे वाले के लिए, कि म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहां पर क्योंकि थिकनेस की बात हो रही है, तो एक बार तो लेटरल स्ट्रेन किसके लिए हमने फॉर्मूला यूज करा, डेल्टा बी,
भाई इस लेंथ के लिए क्या है कि जो थिकनेस है वो भी लेटरल है और जो ब्रेड्थ है बी वो भी है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, अब थिकनेस वाला यूज करेंगे, है ना। बी की जगह क्या लिखेंगे लेटरल के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन ये तो हो गया लेटरल स्ट्रेन। अब आएगा लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। और म्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से 0.37। डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, क्योंकि थिकनेस हमको पता है, क्वेश्चन के अंदर 15 mm दे रखा है। डेल्टा एल की वैल्यू भी हमको पता है, डेल्टा एल की वैल्यू भी पता है हमको 3 है, और डेल्टा एल कितना है 200 है। तो ये हो जाएगा 3/200। ये मिलीमीटर में रखी हमने सारी वैल्यू, तो डेल्टा टी जो है थिकनेस, चेंज इन थिकनेस भी किस में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। तो 0.37 इंटू 3/200 इंटू 15, सो दैट इज कमिंग आउट 0.08325 मिलीमीटर। ये आ गया आपका आंसर, चेंज इन थिकनेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार चेक कर लें क्या सही आंसर आ रहा है अपना। डेल्टा टी 0.083, वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है ना बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या करा था आपने, आपको P दिया है लोड, B दिया है, T दिया है, डेल्टा L दिया है, डेल्टा B दिया है और L दिया है। E निकालना है, म्यू निकालना है और डेल्टा T निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला P अपॉन ए आपको पता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है ये डेल्टा L अपॉन L होता है। ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, दो होंगी, डेल्टा B अपॉन B और डेल्टा T अपॉन T। ठीक है ना। तो यहां से आपने क्या करना है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया, म्यू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां भी सेम फॉर्मूला लगेगा, यहां पर हमने लेटरल स्ट्रेन ली है डेल्टा बी अपॉन बी, यहां पर लेटरल स्ट्रेन ली है डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है। तो यहां से आपको म्यू मिल जाएगा और म्यू की हेल्प से यहां से आपको डेल्टा टी मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। बाकी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर दे दिए, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी यूनिट नंबर 1 जो है कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 1 काफी बड़ी यूनिट है, सब दो ढाई यूनिट के बराबर अकेली यूनिट है। अगली जो यूनिट नंबर 2 है और जो यूनिट नंबर 3 है, इवन यूनिट नंबर 4 भी, बाकी की तीनों यूनिट को अगर आप मिला लोगे ना तब जाकर के ये अकेली यूनिट के बराबर होंगी, समझ रहे हो। तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, जो बाकी की यूनिट्स बची हैं वो बहुत ही रिलेटिवली बहुत छोटी है। यूनिट 2 बहुत छोटी है, 3 भी बहुत छोटी है। ठीक है ना। तो चलिए फिर, पूरा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, नए सिलेबस के हिसाब से अपलोडेड है, किसी तरह को कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, बस आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है। जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में उतना मोर देन सफिशिएंट है, आप पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। बस आपका जो लिखने का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग हैंड राइटिंग होती है। जैसे मेरी हैंड राइटिंग है तो मेरी हैंड राइटिंग के नंबर कटते थे। ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है डायग्राम पे फोकस करना है ना। जो भी डायग्राम्स आप बना सकते हैं वो डायग्राम्स बनाएं। ठीक है। और जो है अल्टीमेटली जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा आपको रखना शुरुआत से ही। जो आपके इंटरनल एग्जाम्स हैं, जो आपके सेशनल एग्जाम्स हैं, उनमें भी आपको अच्छा करना है, क्योंकि जब आपकी पूरी मार्कशीट बनती है तो वो इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल को मिला करके बनती है। ठीक है ना। तो ओवरऑल जो मार्कशीट आएगी उसमें दोनों तरह के मार्क्स आएंगे, इसलिए आपको अपने जो एग्जाम है कॉलेज के उन पर भी फोकस करना चाहिए। और रिलेटिवली जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनमें वही सिलेबस आता है जो आपको पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागती हैं चीज़ें। सेमेस्टर एग्जाम में भी जितना पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा, डोंट वरी। एक आध क्वेश्चन अगर आ भी गया तो वो चॉइस में निकल जाता है। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।